नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। दिल्ली के मुंडका में कमर्शियल बिल्डिंग कैसे अग्निकुंड बन गई, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं, जिनके जिंदा होने की उम्मीद भी अब हर गुजरते लम्हे के साथ मरती जा रही है। दिल्ली के मुंडका में शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आग लगी। यह आग 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर से भड़की, जहां सीसीटीवी बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। हादसे के समय पूरी बिल्डिंग में 200 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी मुआवजे की अलग से घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि आग भड़की कैसे और आग लगने के बाद लोगों को बचाने में इतनी परेशानी क्यों आई। आज तक ने दिल्ली के इस बड़े अग्निकांड की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आओ बचाओ 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 वैसे चिल्ला रहे थे। बचाया भी, हमारे बच्चों ने बचाया नहीं। के फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो। लो मेरे बच्चे मुझे फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो आके। अग्निकुंड में तब्दील हो चुकी इमारत। जान बचाने के लिए इमारत से कूदते लोग। किसी भी एजेंसी को ये 3 मंजिल ऊंची खड़ी हुई बिल्डिंग आखिर नजर क्यों नहीं आई? लोगों को बचाने की जद्दोजहद। 30 से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत और इमारत के राख में अपनों की तलाश करते लोग। हॉस्पिटल जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। दिल्ली के मुंडका में हुए अग्निकांड में जो कुछ भी बचा खुचा है बस यही है, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द मेरे भैया को मिलवा दो। ये देखो मेरा भतीजा भी है, ये देखो, ये कल रात से मेरे घर में किसी ने एक रोटी तक नहीं खाई। इस आग में बाल बाल बचे लोगों की आप बीती सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। जाकर लोग शोर शराबा करने लगा, रोने लगा। फिर जाकर वो शीशा टूट ही नहीं रहा था, इतने कोशिश कर रहे थे। फिर एक क्रेन आया, कोशिश कर रही थी कि शीशा तोड़ दे। जब आदमी से ने, हम तो रो रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, हम गिर रहे थे पानी के लिए। वो जाकर तब जाकर वो बहुत बड़ा ब्रेंच था, वो जाकर तोड़ा। फिर जाकर वो टूटा था, आगे क्रेन वाला रोड पर जा रहा था, उनको सब पकड़ के लाया, तब थोड़े महिला के निकाले। आधे तो रस्से से उतर गए, कोई जीने से, कोई कैसे उतर गए। लेडी से फंस गई थी, जो बारी बारी थी ना, लेडी से फंसी थी। और लास्ट में मैं और 2 लड़कियां रह गई। तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी उतर, तो मैं रस्से पे गया। एक बार तो देख के डर के वापस चले गए। फिर दूसरी बार तो मैंने रस्सा पकड़ के कूद ही गया। आग लगी उस वक्त ये तमाम लोग, क्या भगदड़ मच गई थी अचानक से? अचानक से सर जैसे ही लाइट गई तो हम निकले बाहर से जनरेटर चलाने के लिए, तो धुआं ही धुआं हुआ था। धुएं से हमें कुछ नहीं दिख पाया, हम भी अंदर वापस आ गए। फिर हमने, सर ने बोला शीशा तोड़ो, हमने तुरंत ही शीशा तोड़ दिया। हम कुछ लोगों को सेफली निकाल ही पाए, उसमें हम भी सेफली निकले हैं सर। हमने रस्सी से निकाले, कुछ हमने क्रेन जा रही थी उसको बुलाया, कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की सर। दिल्ली रोहतक रोड पर मुंडका मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर दिल्ली हाईवे पर मौजूद इस इमारत में पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी का दफ्तर था। हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आग बिल्डिंग की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से भड़की। जिस वक्त आग लगी उस वक्त सीसीटीवी फैक्ट्री में कार्यक्रम चल रहा था। जब आग लगी उस वक्त इमारत में करीब 200 लोग मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। जहां हमारे पीछे आपको वो 3 मंजिला बिल्डिंग के अवशेष ही केवल दिखेंगे, क्योंकि बीती रात जो आग यहाँ पर लगी थी, जो आग की लपटें यहाँ पर ऊंची ऊंची उठी थी, उसने न जाने कितनी जिंदगियों को लील लिया। हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 27 बरामद तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तलाश जारी है। अभी भी यहाँ पर सूनी आंखों को लिए लोग अपने घर वालों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं। ऑफिसेज में आप देखते हैं कि बाहर शीशे की दीवारें रहती हैं, वो चटका, वो टूटा, तब जाकर वहां से अगर कूदेगा कोई आदमी, उसका अंजाम क्या होगा। देखिए सीमेंट का ये ढांचा, उस पर कूदे हैं लोग, लेकिन उनमें से भी कई लोग नहीं बच पाए हैं। ये बहुत कम लोग रहे हैं जो बच पाए यहाँ से।
घमासान मचा हुआ था आग से। हम तो सेकंड फ्लोर से रस्सी से कूदे हैं, कोई हेल्प नहीं आई, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। कम से कम 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प करी है। अगर वो नहीं होते तो 10% लोग भी नहीं बच पाते। अगर स्थानीय लोग नहीं होते तो 10% लोग भी नहीं बच पाते। वो तो खुदा ना खास्ते एक जेसीबी जा रही थी यहाँ से, जेसीबी वाले ने लगाया वहाँ पे, और एक टोइंग वैन जो होती है ना उसने रस्सी फेंकी। तब हम शीशों को तोड़ के फिर वहाँ से बाहर निकले हैं। सेकंड फ्लोर से रस्सी के थ्रू हम नीचे उतरे सर। आप इसी जगह काम करते हैं? हाँ मैम। हाथ में क्या हुआ है? हाथ जल गए हमारे। लोगों को बचाते हुए रस्सी से लटक के आए हैं। फायर ब्रिगेड से कोई वगैरह कहीं से भी, कोई एम्बुलेंस से, पुलिस वालों से कोई हेल्प नहीं थी हमारे लिए, कोई भी हेल्प नहीं थी। कितनी देर बाद आए थे आग बुझाने? यहाँ मैम कम से कम 2-2.5 घंटे बाद आग बुझाने के लिए लोग आए हैं। कितनी देर मैम? हमने खुद बंदे निकाले मैम, सीढ़ी लगा के, क्रेन बुला के, रस्सियाँ लटका के हमने लोग निकाले यहाँ से। जो इमारत शुक्रवार शाम को आग के गोले में तब्दील हो गई थी, उस आग पर जब काबू पा लिया गया तो आज तक की टीम उस बिल्डिंग के अंदर घुसी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन दम घोटू धुएं में सांस लेना दूभर हो रहा था। दीवारें और फर्श चूल्हे के तवे से ज्यादा गर्म थे। चारों तरफ राख का ढेर था और उस ढेर में लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन करते फायर ब्रिगेड कर्मी थे। इमारत की आग तो अब बुझ चुकी है, लेकिन इस इमारत में जिंदा जलकर मारे गए लोगों के परिवारों के दिलों में दर्द और गुस्से की जो आग जल रही है, उसे बुझा पाना फायर ब्रिगेड के बस की बात नहीं। इस बिल्डिंग में उस समय जितने लोग मौजूद थे उसमें से कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन बगल की सटी हुई बिल्डिंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि कूदने वालों का अंजाम यहाँ पर क्या हुआ होगा। हालांकि अभी भी ये कोशिशें जारी हैं कि क्या उसमें कुछ भी तलाशा जा सकता है। उस मलबे में शरीर के जले हुए हिस्से अभी तक बरामद हो रहे हैं, जिन्हें एक साथ एकत्रित करके अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। अभी पूरी जांच के जरिए ही पता चल पाएगा। जो बॉडीज निकली है यहाँ से, वो इतनी बुरी हालत में थी कि उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं कि वो किसी पुरुष की है या फिर एक महिला की है। अभी परिवार वालों के लिए एक लंबा इंतजार रहने वाला है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, मुंडका, दिल्ली आज तक। ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी इमारत में लगी आग ने लोगों की जिंदगियों को लील लिया हो, और इस अग्निकांड के बाद भी पुलिस वही सब कर रही है जो हर अग्निकांड के बाद करती है। जैसे कि फैक्ट्री और बिल्डिंग के मालिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई, फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और फरार बिल्डिंग मालिक की तलाश की जा रही है। लेकिन इस अग्निकांड का दोषी वो सिस्टम भी है जिसकी लापरवाही ने इस आग में पेट्रोल का काम किया। दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने आज तक से बातचीत में ये बात मानी कि इस बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं करवाई गई थी। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही संकरा सा गेट था। दुर्घटना की स्थिति में लोगों को बाहर निकलने के लिए अलग से कोई इमरजेंसी रास्ता तक नहीं था। बिल्डिंग को अवैध रूप से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। इमारत में बेहद ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे जिसके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी सजा 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाकर चुकाई। इसमें बिल्डिंग और फैक्ट्री के मालिक पर तो मुकदमा चलेगा, लेकिन उस सिस्टम को क्या सजा मिलेगी जिसके लिए इतनी बड़ी इमारत अदृश्य बनी हुई थी। पर कुछ पता नहीं चल रहा मेरी बेटी का कहाँ पर गई है। मेरे बच्चे मुझे फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो आके। हम लोग भी सुबह से ढूंढ रहे हैं, जानकारी नहीं मिल रही। अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। वो जो चिप बनाने के पार्ट्स थे उसके साथ पिघल के चार्ट बड़ी है उसमें, तो बड़ी पार्ट्स को बड़ी बारीकी से हम लोग ढूंढ रहे हैं। इन जली हुई दीवारों को, हर ओर बिखरे कांच को, छत तक पहुंची आंच को ध्यान से देख लीजिए। 15 साल से ये इमारत अदृश्य थी, ये आज ही नजर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज तक पर हम उठा रहे हैं, 3 मंजिल की ये बिल्डिंग सड़क किनारे खड़ी रहती है,
आज ये कहा जरूर जा रहा है कि उनके पास फायर का एनओसी नहीं था, एमसीडी की तरफ से क्लियरेंस नहीं था, लेकिन किसी भी एजेंसी को ये 3 मंजिल ऊंची खड़ी हुई बिल्डिंग आखिर नजर क्यों नहीं आई? सड़क के किनारे क्या ये बिल्डिंग अदृश्य रही? क्या किसी को नहीं पता चला अब तक कि लाल डोरे की जमीन जहां पर केवल रिहायशी इमारतें होने की इजाजत है, वहां पर एक के बाद एक यहाँ पर अलग अलग जगह पर यहाँ पर कामकाज की ही आपको चीजें दिख जाएंगी, ऐसी इमारतें दिख जाएंगी जहां पर कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, उस तरह की चीजें। ये कैसे होता रहा? क्या लोगों ने आंखें मूंदी या फिर जानबूझकर ऐसा इसीलिए होता रहा क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के आरोप अभी भी लगते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जांच कमेटी बैठ गई है, जांच कमेटी जरूर बैठ गई है, मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन क्या यह हकीकत आंखों के सामने से होकर, अदृश्य होकर गुजर नहीं जाती है? ये ठीक सड़क पर खड़ी रही, पर अदृश्य थी फायर डिपार्टमेंट के लिए, जो देख ही नहीं सका कि यहाँ इंतजाम नहीं है, आने जाने का केवल एक सकरा रास्ता है। लोग जलते रहे, चीखते रहे, तड़पते रहे, कांच तोड़ तोड़ कर बाहर निकलने के लिए कसमसाते रहे, पर ये इमारत तो अदृश्य थी। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी में, गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट से और तमाम तरह की वजहों से आग लगने की घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। उसमें एक छोटी सी बिल्डिंग में आपने जरूरत से ज्यादा लोगों को ठूस रखा है, वहां पर निकलने का कोई रास्ता नहीं बनाकर रखा है, एक ही रास्ता। ये तो बेसिक रूल है। सिर्फ 3 फीट का दरवाजा है जिसकी चौड़ाई और हाइट होगी करीब 10 फीट की, उसमें से इतने सारे लोग कैसे निकल पाते हैं? जो फ्रंट का दरवाजा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए है, बाकी 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, टॉप फ्लोर के लिए छोटा सा दरवाजा यूज होता है। कितने लोगों ने मदद की थी उस समय, आगे आए थे हेल्प करने के लिए? स्थानीय लोग होंगे। आग की लपटें उठ रही थी तो लोग यहाँ पर आए थे कि किसी तरीके से सीढ़ी वगैरह लगाई थी, रस्सियों से भी बचाया गया था। रस्सियों से जो है इस पे छत पर से जो है रस्सी फेंक के कुछ लोगों को निकाला गया था, जो है शीशे को तोड़ करके। जो है ये इमारत मेट्रो स्टेशन के बगल में 15 साल से दफ्तर को जगह दिए खड़ी रही, पर अदृश्य थी ये एमसीडी के लिए, जो लाल डोरे की जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग को इजाजत नहीं देती, पर इस इमारत में चल रहा काम उसे दिखा ही नहीं। फायर सिलेंडर भी नहीं था मैम इसमें, फायर सिलेंडर तक नहीं था, आग बुझाने के लिए कुछ नहीं है मैम, कोई फैसिलिटी नहीं थी। आते थे, घूस खाते लोग, चले जाते हैं। नेता लोग हैं, सबको पता लाल डोरे की जमीन है, यहाँ फैक्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए। किसी को दिखता नहीं है, सब अदृश्य। कौन देखेगा मैम? पैसा दिख रहा है ना सबको, आज के टाइम पे पैसा दे दो सब दिखेगा आपको। अब ये इमारत सबको नजर आती है, अधिकारियों को भी, नेताओं को भी। दिख रही है वो राख, वो उठता धुआं, वो त्रासदी के निशान, वो बिखरी हुई ईंटें, वो टूटा हुआ कांच। पर दिल्ली में एक नहीं, ऐसी कई अदृश्य इमारतें हैं जो नजर तभी आती हैं जब कोई हादसा होता है। ऐन सड़क के किनारे एक 3 मंजिला इमारत खड़ी रहती है, लेकिन वो अदृश्य रहती है, वो किसी को नजर नहीं आती। चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, किसी विभाग को एक ऐसी खड़ी इमारत नजर नहीं आती है जिसके पास हर जगह से एनओसी होना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में एक जली हुई इमारत हर किसी को नजर आती है। हर पार्टी के राजनेता यहाँ पर पहुंचते जरूर हैं, राजनेता यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर बयाने होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन ये फिर भी समझ में नहीं आता कि एक इतनी बड़ी इमारत आंखों से ओझल कैसे रह गई। किसी को पता कैसे नहीं चला कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास क्लियरेंस नहीं है, और एक दिन आग लग जाती है, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। आखिर इस जली हुई इमारत का, उन उजड़ी हुई जिंदगियों का, उस उजड़े हुए परिवार का गुनहगार कौन है? श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश का सबसे बेस्ट सिस्टम होना चाहिए, बेस्ट सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन मुंडका में हुए अग्निकांड ने इस लेचर सिस्टम को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। ना आग को रोकने की कोई इंतजाम, ना आग को बुझाने का कोई प्रबंध। लोगों को जिस तरह सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे अपनी जान बचानी पड़ी, वो अपने आप में हमारे देश की राजधानी की इमेज पर धब्बा है। 30 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, करीब इतने ही लोग लापता हैं, जिनके जिंदा बचे होने की उम्मीद भी अब मरने लगी है। लेकिन उनके परिवार वालों को संभालने वाला कोई नहीं, न कोई मदद करने वाला है, न कोई आंसू पोंछने वाला है।
उनके घर सिर्फ गम है। जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, क्या वाकई आपको लगता है कि इन लोगों को आपका मुआवजा चाहिए? अगर आप दे सकते हैं तो बस इन रोते बिलखते लोगों को उनके अपनों की खैर खैरियत की खबर दे दीजिए। अब तो बिल्डिंग की आग बुझे भी 24 घंटे होने को आए, लेकिन अब भी 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके मरने या जिंदा होने की कोई खबर नहीं है। 2 बारी बात हुई है, वो लोगों को निकलवा रही थी पर लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। खुद लोगों को निकलवा रही थी। हाँ, उसकी मेरे को आवाज आ रही थी फोन पर, आंटी आप निकलो, आप चलो साइड हो जाओ, डरो मत। उसकी मेरे को आवाज आ रही थी ये सब। उसके बाद उसको फोन नहीं लगा। उसके बाद मैं वहाँ आई हूँ, वहाँ पर पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे थे मेरे को कि कहाँ पर भेजे कहाँ नहीं भेजे। एक ही फोटो दिखा के मैं पूछ रही थी मेरी बेटी एम्बुलेंस में गई है इसमें। कितनी बड़ी आपकी बेटी है? मेरी बेटी 26-27 साल की है। हर गुजरता हुआ पल इन लापता लोगों के परिजनों के दिल पर पहाड़ बनकर टूट रहा है। विजयपाल अस्पताल के बाहर इसी आस में बैठे हैं कि अंदर से कोई आएगा और कहेगा कि उनकी पत्नी मोहिनी जिंदा है। 5 बजे से फोन करने लगा हूँ। 5 बजे से आप फोन? 4:30 बजे से। अच्छा, अभी भी आप फोन कर रहे थे उन्हें? फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा फोन को। 4:10 से मैं फोन करने लग रहा हूँ तो उसे कोई पिकअप नहीं कर रहा। कोई पिकअप नहीं कर रहा। क्या बात हुई थी आखिरी आपकी उनसे? लास्ट में घर आने पूछा था, मैं कब तक आओगे? कल 6-6:30 तक आ जाऊंगी। वो ठीक है। तो उसके बाद फिर 5 बजे का बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी में आग लग गई है। फिर मैं दौड़ रहा उधर गया, फिर मुंडका गया, मुंडका से फिर यहाँ कोई कहता है यहाँ है, यहाँ पेशेंट है, कोई कहता है कि वहाँ पे आपका इधर सब जगह में एडमिट है, कोई कहता है मेडिकल में, कहीं जगह पता कर लिया, कोई कंफर्मेशन नहीं है। वीरेंद्र नेगी की भाभी भारती नेगी लापता है। भारती पिछले 2 सालों से इसी इमारत में काम कर रही थी, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं। मैं ढूंढ रहा था, इसमें भी ढूंढा मैंने, महावीर हॉस्पिटल भी गया हूँ, मैं अंबेडकर में भी गया हूँ, बट कहीं पे भी कुछ नहीं पता चला। अस्पताल से पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई? कोई जानकारी नहीं। मैं मौके स्थल पे भी पहुंचा था, वहाँ से भी कुछ नहीं पता चला। उनके कुलीग से 1-2 से मेरी बात हुई है, जो बचे हैं उनका नंबर मेरे पास आया था, बट वो ये कह रहे कि इतना धुआं भर चुका था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। 19 साल की पूजा पिछले 2 साल से उसी बिल्डिंग में काम कर रही थी। वो घर की इकलौती कमाने वाली थी। पूजा की छोटी बहन अस्पताल के बाहर अपनी बहन का इंतजार कर रही है। पूजा है, वो किस तरह से आपके घर को संभालती थी? वो अभी फिलहाल 3 महीने पहले ही लगी थी काम करने के लिए, तो उससे कुछ पैसे आते थे तो खर्चा चलता था। और वैसे भी हम किराए पे रहते हैं। हमारा वैसे अपना घर था, लेकिन वो भी किसी ने कब्जा कर लिया है। हमने केस भी फाइल करा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस जो वकील थे वो हमसे पैसा मांगते थे और पैसा हमारे पास था नहीं। बस ये केस ये सोच कर छोड़ दिया कि न्याय बहुत महंगा है, शायद नहीं मिल पाएगा। कितना कमा लेती थी पूजा, आप बता पाए तो? अभी तो ऐसे ही 7,000। इन रोते बिलखते लोगों का इंतजार शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। उनके अपनों ने एक ऐसे गुनाह की सजा भुगती है जो उन्होंने किया ही नहीं, और अब उनके परिवार वालों को जिंदगी भर का दर्द सहना पड़ेगा। तेजश्री पुरंदरे, सुशांत मेहरा और श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में पहले भी कई अग्निकांड हो चुके हैं। साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में उपहार से नमा अग्निकांड को भला कौन भूल सकता है, जब 13 जून 1997 के दिन बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान आग लग गई थी। 59 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2019 में करोल बाग स्थित अर्पित पैलेस अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हुई थी।
दिल्ली में आग लगने की ऐसी सुर्खियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 की तुलना में साल 2021-22 में आग लगने की घटनाओं से मरने वालों की संख्या में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2021 से 2022 के बीच आग लगने की दुर्घटनाओं में कुल 591 लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 से 2021 के बीच 346 लोगों की मौत आग लगने की घटनाओं से हुई। आग लगने की ज्यादातर घटनाओं में सिस्टम की लापरवाही ही सामने आती रही है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इस तरह की घटनाओं के बाद किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई हुई हो या किसी अग्निकांड के लिए जिम्मेदार किसी सरकारी अधिकारी को सजा मिली हो, उसकी नौकरी गई हो? लापरवाही की आग और उस आग में निर्दोष लोगों के मरने का सिलसिला जारी रहता है। मुंडका की इमारत में लगी आग इसका सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन किसी को कोई सजा कभी भी कहीं भी नहीं। खबरदार में अब हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के राउंड 1 की। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 4 तहखानों के ताले खुलवाकर इतिहास के सबूतों का सर्वे किया गया। सर्वे का पूरा काम करीब 4 घंटे आज चला। देखा जाए तो सर्वे के काम में कुल मिलाकर 52 लोग शामिल थे। इनमें कोर्ट कमिश्नर, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग और उनके वकील। अदालत के आदेश के अनुसार आज से सर्वे का काम शुरू हुआ, जो फिलहाल कल भी जारी रहेगा। आज कुल 4 तहखानों का सर्वे किया गया, जिनमें से 3 तहखानों में ताले थे जिनकी चाबियां मुस्लिम पक्ष के पास रहती थी। हिंदू पक्ष के पास जो तहखाना था उसमें ताला नहीं लगा था। सर्वे के लिए जाने से पहले सभी लोगों के मोबाइल फोन्स बाहर जमा करवा लिए गए। सर्वे की जानकारी बाहर ना आए, इसके लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया। तहखाने में अंधेरा था, बैटरी से चलने वाली लाइट्स लेकर सर्वे टीम अंदर गई। सर्वे टीम अपने साथ वन विभाग की टीम को भी लेकर गई थी। उन्हें जहरीले जीवों के होने की अंदर आशंका थी। सुबह ठीक 8 बजे सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू हुआ। सर्वे करने गई टीम ने सबसे पहले तहखाना नंबर 1 का सर्वे किया। इस तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, तो उन्होंने ताला खोल दिया। तहखाना खुलने के बाद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली, वीडियोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्डिंग की और करीब 8:30 बजे तक तहखाने का निरीक्षण हुआ। उसके बाद सर्वे टीम दूसरे तहखाने में गई। यहां सर्वे का काम करीब 9:15 बजे तक चला। किसी को भी इस दौरान तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। दूसरे तहखाने में काम पूरा होने के बाद सर्वे की टीम तीसरे तहखाने पहुंचती है। यहां करीब 10 बजे तक सर्वे का काम चलता है और इसके बाद आखिर में हिंदू पक्ष के अंतर्गत आने वाले चौथे तहखाने के सर्वे का काम शुरू होता है, जो भी कुछ समय में पूरा हो जाता है। हिंदू पक्ष के अनुसार एक तहखाने का ताला जाम हो गया था, उसे तोड़ना भी पड़ा। अदालत में इस सर्वे की जो रिपोर्ट पेश होनी है उसमें हर बात का उल्लेख हो, इसके लिए ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने की पैमाइश इंच टेप से की गई। सर्वे करने गई टीम ने तहखाने में मौजूद हर चीज और दीवार में बने हर निशान का बेहद बारीकी से निरीक्षण किया और उसकी वीडियोग्राफी की। सर्वे का काम जब खत्म हुआ तो सभी की नजरें टीम में मौजूद सदस्यों और दोनों पक्षों के वकीलों के बयानों पर टिक गई, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से हर व्यक्ति ने चुप्पी साधे रखी। ज्ञानवापी मस्जिद के 4 तहखानों से निकला आधा सच कागजों में दर्ज हो गया। ज्ञानवापी का इतिहास इतिहासकारों ने कलमबद्ध किया था, लेकिन उसका वर्तमान और भविष्य आज वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड हुआ। अब ज्ञानवापी के असली इतिहास का फैसला कानूनी कटघरे में होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के पहले दौर का सर्वे आज शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। अगले दौर का सर्वे कल होगा और फिर ज्ञानवापी का संपूर्ण ऐतिहासिक सच कोर्ट में दलीलों के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी आम जनता को भी तभी मिलेगी। मस्जिद के पहले दिन का सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और टीमें बाहर निकल के आ रही हैं धीरे धीरे करके। जिस तरीके के आज पहला दिन था, माना जा रहा है कि 50% के लगभग सर्वेक्षण का काम आज पूरा हो चुका है। 4 तहखानों को देखा गया जहां पर सर्वेक्षण हुआ है। 3 मुस्लिम पक्ष के थे और 1 हिंदू पक्ष का। जिस तरीके से तहखानों को खोलने की बात थी, वो तहखाने भी खोले गए। 3 तहखाने जिसकी चाबी
थी वो मिली, उसके बाद भी खोला गया और हिंदू पक्ष के पास जो तहखाना था उसे भी खोला गया है। सुबह 8 बजे से ही सर्वे के लिए दोनों पक्ष तैयार थे। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मस्जिद के उन इलाकों में सर्वे हुआ जहां जाने को लेकर पहली कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। आज प्रशासन की तैयारी पूरी थी, मुस्लिम पक्ष की रजामंदी भी मिल चुकी थी, इसीलिए सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। वाराणसी में सिविल न्यायालय के द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज की कार्रवाई कोर्ट कमिश्नर के द्वारा पूरी की गई है। कल भी ये सर्वे जो है जारी रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आदर्श माहौल में आज की कमीशन की कार्रवाई पूरी हुई है। धन्यवाद। तहखाने से क्या मिला, तहखाना कैसा दिखता है, तहखाना किसके इतिहास की कहानी बता रहा है, ये सारे सवाल फिलहाल सवाल ही हैं, क्योंकि इससे जुड़े जवाब जिससे भी पूछे गए उसने यही कहा कि कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट ही अंतिम सत्य है। आपने फोटोग्राफी की है? क्या क्या लेके गए थे? क्या नहीं बता सकते क्या नहीं सर, कुछ नहीं बता सकते, आप उनको बुलाइए बस। कितनी देर अच्छा चली प्रक्रिया? कुछ देर नहीं, हम सर कुछ नहीं बता सकते सर। उसके लिए सर हमको कोई जानकारी नहीं इस चीज के लिए, मैं कुछ नहीं बता सकता आप लोगों को। शुरू हुई रिकॉर्डिंग चाहते हैं हम आप लोगों से। कितने बजे शुरू हुई रिकॉर्डिंग? 8 से 12। और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि सर्वेक्षण में जो चीजें कही गई थी, किन किन चीजों को देखा गया, कितने की? ये सब क्या क्या देखा गया, ये सब मामला देखिए गोपनीय दस्तावेज, इसलिए इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कोर्ट ने किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने वाले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसका असर भी दिखा, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा भी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक तहखाने में जो मिला वो परिकल्पना से परे है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। हिंदू पक्ष के कुछ लोगों की परिकल्पनाओं को तहखाने में हुए सर्वे से पर लग गए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का मानना है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से ही तय होगा कि तहखाने में क्या मिला और क्या नहीं। तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। कोर्ट के आदेश पर दोबारा शुरू हुए सर्वे के पहले दिन दोनों पक्षों ने किसी भी तरह के हंगामे की कोशिश नहीं की। दोनों ने संयम दिखाया, कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को दूसरा बाबरी बताने की राजनीतिक कोशिश जरूर। तो यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मुद्दे को अलग रंग देने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। कोर्ट की निगरानी में केवल सर्वे की कार्रवाई को वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जोड़ रहे हैं, जिसमें आजादी के बाद धर्मस्थलों की यथास्थिति बनाए रखे जाने की बात कही गई है। और साथ ही ओवैसी सावधान भी कर रहे हैं कि अगर धर्मस्थलों से छेड़छाड़ हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। आप देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं
जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई, दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में, हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल भी ठीक 8 बजे शुरू होगा। सर्वे की रिपोर्ट 17 तारीख को कोर्ट में पेश की जानी है और उससे पहले सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा कर लिया जाएगा। बयानबाजी और तर्क वितर्क से परे अब सबकी निगाहें कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट पर ही हैं। वाराणसी से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ज्ञानवापी मस्जिद से ऐतिहासिक साक्ष्य देखने पहुंची सर्वे टीम ने मीडिया से कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की। इस केस से जुड़े लोगों ने भी अदालत में पेश होने वाली रिपोर्ट का इंतजार करने की ही बात कही। हमने इस केस से जुड़े लोगों से खास चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि इस मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने क्या तर्क हैं। विष्णु जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज गए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिरकार क्या हुआ, क्या दिखा सर्वे में। आप तो वहाँ मौजूद थे, आपने इतना जरूर बताया गर्मी बहुत थी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहा वो नहीं बताया। क्या क्या देखा आपने, कुछ अगर जानकारी दे पाए? देखिए, यहाँ पे पक्षकार भी मौजूद हैं और मैं यही बोलना चाहूंगा कि कल सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम पूरा प्रॉपर रूप से मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मिला। पर मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जो हमने केस दाखिल किया था, मुझे लगता है कि वो केस सच्चाई के मायने पे, एविडेंस के आधार पे सही केस है और उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस मिल रही है हमारे केस में बहुत उपयोगी हैं और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमें चीजें मिल रही हैं और वो कोर्ट में हम सारी बातें रखेंगे, कमिश्नर भी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, शफीक हैदर साहब, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं जितना उन्होंने उम्मीद किया उससे ज्यादा चीजें मिली हैं और अभी केवल 50% मिली हैं। कल सर्वे और होगा और भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब तो सर्वेक्षण चल ही रहा है। सर्वे ठीक है, आपका बड़ा वैसा निकला, मतलब ठीक है क्यों? इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है और सर्वेक्षण तो होना ही होना है। सर्वे जारी है और वो होना चाहिए और सर्वे एज एविडेंस कोर्ट में आएगा और कोर्ट जो चाहेगी, माननीय न्यायालय वो फैसला करेगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा पुराना लॉ है 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो लागू होना चाहिए और उसमें ये बात बिल्कुल 1947 15 अगस्त को केंद्र बिंदु बना करके ये कह दिया गया है कि जो स्टेटस जिस प्लेस का है वही रहेगा, तो उसको लिहाजा चेंज करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय है, जो चाहे फैसला करे और हम उसे सराखों पर तस्लीम करेंगे, मानेंगे। जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, यानी जितनी उम्मीद नहीं की गई थी, जितना आप दावा नहीं कर रहे तो उससे ज्यादा मिला वहाँ। देखिए, दावा तो हमने पता नहीं कितना कर रखा है, दावे की बात मत कीजिए। दावा तो हमने 5 कोस तक का कर रखा है, लेकिन जो संभावना उस परिसर को लेके थी कि हमें लगभग इतना मिल सकता है, मैं मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ऐसे ही इस शब्द को मैंने नहीं कहा था कि 1000 गुना ज्यादा। ये वास्तविकता है कि 1000 गुना ज्यादा हमारी सोच से ज्यादा मिला है। ये वो बात अलग है कि अभी कुछ व्यवस्था है, 1-2 दिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। समय आने पे समाज के सामने आएगा, जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं पहले से क्या कहूँ कि ये होगा वो होगा, अरे हमें पल की तो खबर नहीं है। 1000 गुना हम कहते हैं, हमें लाख गुना ज्यादा मालूम है, ये कोई हकीकत नहीं है। हमने वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो दावा किया, हम भी तो आपको बता ही रहे हैं, वो हैं, हम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 1992 बात है, कौन किससे कम है? नहीं, इसी बात का तो गम है कि कोई किसी से कहाँ कम है। मैं ये कह रहा था कि 1992 का भी फैसला आया था, हमने माना था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुन लीजिए मैडम, कि ये मंदिर नहीं था और इसे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनाया गया। हमने तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अगर जिस तरीके से सर्वे हो रहा है वहाँ कुछ ऐसा मूर्ति पाई जाती, अगर तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। दावा और दलील में बहुत फर्क होता है। जो आएगा, जब कोर्ट में मामला चली गया है और हमने चाबी हमारे पास से खोल दिया ताला, वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये दुकानें थी, आपका तहखाना, अरे जो वहाँ मिलेगा वो दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं पता भाई साहब ने इसको अध्ययन किया है कि नहीं किया है, जब काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बना था 1983 में, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और मैं साइटेशन दे रहा हूँ 1997 4 SCC पेज 606, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, जिसमें लिखा है कि यहाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा
मंदिर तोड़ना तो यहाँ में प्रूव ही नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जजमेंट है, मुझे पता नहीं इनकी नॉलेज में है कि नहीं, तो यहाँ पे फिर उसी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और क्या ये कह सकते हैं इनका, एक मिनट है उसके ऊपर कहाँ नहीं, क्या ये कह सकते हैं इनका ईमान है, यकीदा है, ये बोल सकते हैं लाइव आज नेशनल टेलीविजन पे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और नहीं बनाई जा सकती तो सुप्रीम कोर्ट तो होल्ड कर चुका है। अब तो सवाल, देखिए सर्वे की मात्रा तो नहीं बता सकते हैं, और जो चीजें मिली है ये अत्यंत गोपनीय है, ये कोर्ट की साक्ष्य की बात है, कमिश्नर बताएंगे क्या क्या मिलेगा। लेकिन यह सत्य है कि वह मंदिर है और भविष्य में मंदिर साबित होकर रहेगा, वो मस्जिद नहीं है। वो मंदिर और भविष्य में मंदिर साबित होकर रहेगा। जी जी। सबसे बड़ा सत्य तो मैडम उसमें जो है पश्चिमी दीवार आप देख लेना, वो तो आजादी काल से खड़ी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि दीवार वहाँ पे सटी हुई, मंदिर और मस्जिद वो तो कह रहे, अब वही है, प्रॉपर देख लीजिए, कहीं ऐसे कहीं पूरी सब ऑल ओवर इंडिया में कहीं मस्जिद से सटी दीवार है कि कोई मंदिर की दीवार सटी हुई है? ऐसा कोई दिखा दे, प्रमाण दे दे हमको। आज सर्वे का जो काम हुआ उसमें किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। दोनों ही पक्षों ने इस काम में अपनी रजामंदी भी दिखाई और संयम भी बरता। हालांकि अदालत ने सर्वे कराने के निर्देश पहले ही दे दिए थे, लेकिन पिछली बार हंगामे के कारण सर्वे को रोकना पड़ा था। सवाल यह है कि आखिर इस बार क्या बदलाव किया गया। अदालत ने इस बार कुछ खास बातों का विशेष उल्लेख किया था, जैसे सर्वे के दौरान इस केस से संबंधित लोगों और सर्वे टीम के अलावा परिसर में कोई और नहीं होगा। कोर्ट कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। जिला प्रशासन ताले खुलवाकर या तोड़वाकर सर्वे करवाएंगे। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी निगरानी करेंगे। सर्वे पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम पुलिस कमिश्नर की होगी। जिला प्रशासन कोई कारण बताकर सर्वे टालने का प्रयास नहीं करेगा। अदालत का प्रशासन पर दबाव था कि वो सर्वे का काम पूरा करवाएं और यही कारण था कि प्रशासन ने सर्वे के एक दिन पहले ही दोनों पक्षों से बात करके अदालत के निर्देशों के शांतिपूर्ण पालन की दोनों पक्षों से अपील की थी और ये सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संयमित तरीके से हुआ। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।